हेलो साथियों, मैं तुम्हारे मोटिवेटर एंड मोटिवेटर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोग के सामने एक फैक्ट्स लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत और नेपाल का विवाद क्यों है और इसका कारण जो सुगौली संधि है वो क्यों है साथियों। क्योंकि अगर भारत नेपाल का जब विवाद होता है तो तुरंत सुगौली संधि के बारे में बात की जाती है। जो संधि जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था उस वक्त हुआ था, तो उस संधि का आज क्या लेना देना है ये भी मैं बताऊंगा साथियों। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि जब भी भारत देश से किसी भी अन्य देश का विवाद हो जमीनी संबंधित, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम कोई नेता हो, हम कोई मंत्री हो या हम कोई राजनीतिक पद पर हो तभी उसमें इंटरेस्ट लें। हम एक भारत देश के सच्चे नागरिक हैं तो हमें इस बात में इंटरेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जानकारी हमारे लिए अति आवश्यक है साथियों, ताकि जब भी हमें मौका मिले हम अपने विचार को रख सकें और ये हम जान सकें कि जब नेपाल से भारत देश का रोटी बेटी का संबंध है तो आज ये विवाद क्यों है, वो काले पानी का विवाद क्यों है जो हमारा है लेकिन नेपाल कह रहा है हमारा है। तो साथियों, मैं आज इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि सुगौली संधि क्या है साथियों। तो चलिए देखते हैं। सुगौली संधि 1816 में हुई, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग को 1765 में चलना पड़ेगा। 1765 वो समय की बात है जब नेपाल देश में गोरखा किंगडम की स्थापना होती है। गोरखा किंगडम में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखा किंगडम की जो स्थापना करने वाले राजा थे साथियों, उनका नाम राजा पृथ्वी नारायण शाह था। क्या था? राजा पृथ्वी नारायण शाह। और वो गोरखा किंगडम की स्थापना की। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गोरखा किंगडम की स्थापना हुई तो नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कह सकते छोटे छोटे राजा वहां पर राज करते थे, लेकिन पृथ्वी नारायण शाह ने, जो वहां के राजा थे 1765 में, उन्होंने उन सबको मिलाकर के एक यूनाइटेड नेपाल बनाया और उसके बाद उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई और सबसे पहले वो तिब्बत की तरफ बढ़े। और तिब्बत की तरफ बढ़ने का कारण ये था कि वो चाहते थे कि जो हिमालय मार्ग है उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सके, लेकिन वो कंट्रोल स्थापित इसलिए नहीं कर पाए कि तिब्बत की मदद चीन कर रहा था साथियों। और जब तिब्बत की मदद चीन कर रहा था तो क्या हुआ कि नेपाल को पीछे आना पड़ा। फिर नेपाल के पास विस्तारवादी नीति थी ही, वो और कहीं नहीं बढ़ पाया तो वो भारत की तरफ बढ़ा। और भारत की तरफ जब साथियों बढ़ा वो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर उसने कब्जा कर लिया, जैसे सिक्किम हो गया, गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया। ये बहुत बड़े, मैं अभी बताऊंगा कि कितना बड़ा क्षेत्र पर उसने आधिपत्य अपना कर लिया। लेकिन उस वक्त हमारा जो भारत देश था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। फिर क्या हुआ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल का संघर्ष हुआ और यह संघर्ष 1814 से शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि नेपाल लगभग 25 वर्षों तक जितने क्षेत्र पर, भारत के जितने क्षेत्र पर उसने आधिपत्य स्थापित किया था उस पर राज करता रहा। लेकिन 1814 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका विवाद हुआ, उसका संघर्ष हुआ, तो जितना उसने नियंत्रित किया था भारत भूमि को, उसका 2/3 भाग सुगौली संधि के द्वारा भारत को वापस करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि सुगौली संधि क्या थी, उससे पहले मैं कुछ बातों पर फोकस करना चाहता हूं साथियों। तो चलिए देखते हैं। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली संधि पर हस्ताक्षर होता है, लेकिन यह 4 मार्च 1816 से प्रभावी होता है। मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि सुगौली संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बडेसा और नेपाल की तरफ से नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्र एवं उनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय शामिल थे, जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किया साथियों। अब क्या होता है साथियों, इस संधि से भारत का जो बड़े भूभाग पर नेपाल का कब्जा था वो नेपाल को वापस करना पड़ता है। इससे पहले मैं आगे की संधि की बात करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नेपाल का कब्जा कहां तक था साथियों। तो आप इस मैप में देखिए नेपाल के कि नेपाल का कब्जा अगर पश्चिम लिया जाए तो पश्चिम में सतलज नदी तक और पूर्व में तीस्ता नदी तक, जो भारत का अभी भी है साथियों, लेकिन उस वक्त इनका वहां तक कब्जा था। लेकिन जब
यह संधि हुई तो इनको सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल जैसे क्षेत्र को भारत को देना पड़ा। और उसके बाद इनका जो क्षेत्र आ गया साथियों, पहले देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम में सतलज नदी तक था, लेकिन अब इसके बाद जब यह भारत को वापस कर दिया भूमि, तो इनका जो पश्चिमी क्षेत्र था वो महाकाली नदी के किनारे आ गया, और जो पूर्व का क्षेत्र था वो मेची नदी के सामने आ गया साथियों, या मेची नदी के किनारे आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों महाकाली नदी से कि यह महाकाली नदी वही नदी है जिसके किनारे पर काला पानी है, और उसी को लेकर के भारत चीन का विवाद है। काला पानी को लेकर के भारत चीन का विवाद है। तो चलिए साथियों देखते हैं कि वो संधि क्या थी। देखिए साथियों, जो सुगौली संधि का शर्त था उसका पहला पॉइंट था कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस वक्त भारत की उत्पत्ति तो कह सकते थी नहीं, क्योंकि भारत ब्रिटिश का गुलाम था, तो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था और नेपाल के मध्य में जो समझौता, पहला समझौता था शांति और मित्रता का समझौता, भला ये दोनों देश कभी फिर संघर्ष नहीं करेंगे और मित्र बनकर रहेंगे। दूसरा समझौता था नेपाल के राजा उस भूमि का त्याग कर देंगे जो युद्ध से पहले विवाद का कारण था, मतलब नेपाल के राजा उस सभी भूमि का त्याग कर देंगे जो विवाद का कारण था। दूसरा संधि का जो पॉइंट था। तीसरा संधि का पॉइंट देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल के राजा पूर्ण रूप से निम्नलिखित बिंदु को फॉलो करना पड़ेगा उन्हें। तो चलिए देखते हैं पहला बिंदु क्या है। महाकाली और राप्ती के बीच का तराई क्षेत्र भारत को वापस कर देंगे। बटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र भारत को वापस कर देंगे। गंडकी और कोची के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र भारत को वापस कर देंगे। मेची और तीस्ता नदियों के बीच का संपूर्ण भाग भारत को वापस कर देंगे। मेची नदी के पूर्व के भीतर का जो संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है वो भी भारत को वापस कर देंगे। और 40 दिन के अंदर गोरखा फौज के द्वारा जो पूर्वोत्तर के राज्य पर स्थापना की गई थी या पूर्वोत्तर के राज्य को कब्जा किया गया था उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे साथियों पूर्वोत्तर के राज्य में आपका खास करके सिक्किम था जो भारत का हिस्सा है प्रेजेंट टाइम में, उस पर इन्होंने आधिपत्य स्थापित किया था, तो उसको भी 40 दिन के अंदर खाली कर देना पड़ेगा। ये था संधि, ये था तीसरे बिंदु के अंदर। अब चलते हैं साथियों चौथा बिंदु देखते हैं। चौथा बिंदु है साथियों, जो समझौता 3 में प्रभावित लोग हैं, जैसे 3 में काफी क्षेत्र जो भारत में आया, जो समझौते 3 से प्रभावित लोग हैं उनके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, वो नेपाल के राजा को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में देगी। चौथा समझौता हुआ। फिर 5वां समझौता क्या हुआ साथियों, नेपाल के राजा या उनके उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थापित सभी देशों का परित्याग करेंगे और उनके क्षेत्र में किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 6वां पॉइंट देखिएगा साथियों, नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को परेशान नहीं करेंगे और सिक्किम से कोई भी विवाद हो तो कंपनी के मध्यस्थता से उसको फिर से सुलझा लेंगे। 7वां पॉइंट साथियों देखिए, जो सुरगौली संधि थी उसका जो 7वां पॉइंट था देखिएगा, नेपाल के राजा ब्रिटिश के सहमति के बगैर किसी भी यूरोपीय अमेरिकी नागरिक को अपने पास नहीं रख सकते थे। देखिए इसके पीछे क्या था, नेपाल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नर का बहुत बड़ा चाव था। ये जो 7वां संधि था ये था कि किसी भी यूरोपीय अमेरिकी नागरिक को नेपाल अपने यहाँ नहीं रख लेगा। इसका वास्तविकता जानते हैं साथियों क्या था, ये था कि फ्रांसीसी नागरिक को नेपाल अपने पास रखता था और उनके द्वारा अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलाता था। तो गवर्नर को डर ये था ब्रिटिश वाले कि अगर नेपाल फिर से फ्रांसीसी नागरिक को अपने पास रख करके ट्रेनिंग दिलाएगा तो ये भविष्य में हमसे फिर युद्ध कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा समझौता किया जाए कि ये बिना परमिशन के ऐसे किसी भी नागरिक को न रख सके। साथियों देखिए साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगली चाल जो 8वां समझौता और नेपाल के साथ एक दूसरे के दरबार में एक दूसरे का प्रतिनिधि होगा। ये इसलिए किया गया कि ये नेपाल ब्रिटिश के लिए या भारत के लिए कोई भी चाल करे या कोई चाल चले तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को पता हो सके। 9वां संधि था साथियों और यही आखिरी संधि था कि नेपाल के राजा एवं कंपनी के गवर्नर के द्वारा अनुमोदित पत्र दिया जाएगा, जो शायद आज तक नहीं दिया गया। ये था 9वां संधि। उसके बाद क्या हुआ साथियों, जब ये संधि
सुरगौली संधि जो था, जब यह समाप्त हुआ तो क्या हुआ कि नेपाल के अधिकतम नागरिक संतुष्ट नहीं थे और काठमांडू में और जितने भी शहर थे नेपाल में विद्रोह शुरू हो गया। इसके कारण 1922 में फिर से संधि होती है। और 1922 में जब संधि होती है साथियों, तो देखिएगा चित्र क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र नेपाल को लौटा देती है, लेकिन इसके बदले में जो 2 लाख पेंशन दे रही थी उसको बंद कर देती है साथियों। अगला पॉइंट क्या होता है साथियों, ये थोड़ा ट्विस्टेड है और भारत के लिए दुखद की बात है कि जब भारत के आजादी के लिए 1857 में क्रांति होती है, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री होते हैं जंग बहादुर, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर की मदद करते हैं। और इससे क्या होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1857 की क्रांतिकारियों को दबाया जाता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर खुश होकर के नेपाल को और कुछ भाग वापस कर देते हैं। इस प्रकार से साथियों सुरगौली संधि होती है और इससे काला पानी का विवाद होता है जो आज भी बना हुआ है, जिसके कारण नेपाल कहता हमारा है और भारत कहता हमारा है, क्योंकि जब 1816 में संधि हुई तो वो भारत को मिल चुका था साथियों, इसलिए वो भारत का हुआ। लेकिन अब आज का जो विचार है लोगों का, नेपाल कह रहा है कि हमारा है। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूंगा कि भारत नेपाल का जो विवाद है इसको विवाद का रूप ना दिया जाए और जो रोटी बेटी का संबंध है इसको बनाए रखा जाए। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस फैक्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिसके द्वारा आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा, आपका ज्ञान बढ़ा होगा। ओके साथियों, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ।